Assalamualaikum students, my name is Muhammad Ibrahim. Welcome to Mishal Education. Today we are going to start chapter number 2 chemistry class 9, that is chemical combination. जिन्होंने इससे पहले की वीडियोस यानी चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस नहीं देखें, काइंडली डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक गिवन है, वहाँ से आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं। और नए आने वाले हजरात काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन एंड समटाइम इट इज़ कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन। The first topic of this chapter is chemical reaction. When two or more substances combine together, जब दो या दो से ज़्यादा substance मिल जाए और a single substance change up to produce one or more than one substance, या एक ही substance change होके एक या एक से ज़्यादा substance बनाए with entirely different property, जिसकी property बिल्कुल different हो शुरू वाले से, such a change is called chemical change या chemical reaction. Example given है iron and oxygen combines to give iron oxide. ये iron oxide है, इसकी property completely different होती है iron और oxygen से। उसके अलावा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से। अब केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ लॉस अप्लाई होते हैं, उन लॉस के बारे में हम पढ़ते हैं। उन लॉस में से पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, जो कि 1785 में जो है लेवाइजर ने गिवन दिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट उसके गिवन है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर को ना तो ख़त्म कर सकते हैं और ना ही पैदा किया जा सकता है। दूसरा डेफिनेशन ये दिया, इन एनी केमिकल रिएक्शन the initial mass of the reacting substance is equal to the final mass of the product। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का शुरू में जो मास होता है वो प्रोडक्ट के जो है आखिर में जो मास होता है उसके बराबर होता है। अब जो है लैंडर्ड ने जो है इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकली वेरीफाई किया था, जिसको प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन और लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है उन्होंने, ज़रा देखें, पहले लिखा हुआ स्टेटमेंट ज़रा पढ़े तो दिस लॉ वाज वेरीफाइड बाय मैनी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय एच लैंडोल्ट। ही वाज अ जर्मन केमिस्ट। हिज मोस्ट पॉपुलर एंड द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट इज एज फॉलो। एग्जाम्पल उसमें एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है, ही टुक एन एच शेप ट्यूब हैविंग टू लिम्स ए एंड बी, यानी उसने एक एच शेप का ट्यूब लिया था जिसके 2 लिम्स थे जिनका नाम ए और बी रखा। ए शोन इन द फिगर यहाँ नहीं गिवन, मैं बाद में फिगर भी दूंगा। वन लिम ए वाज फिल्ड विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन एंड अदर लिम वाज फिल्ड विद, यानी लिम बी फिल्ड विद HCl, यानी 2 लिम थे, उसमें से एक में AgCl सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया और दूसरे लिम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगा दिया सॉल्यूशन। द अपर पोर्शन ऑफ द लिम वर सील्ड, यानी उस लिम का जो है अपर पोर्शन को जो सील किया टू अवॉइड द एस्केपिंग ऑफ एनी मटेरियल, ताकि उसमें से कोई भी मटेरियल बाहर निकल के ना जाए। बोथ सॉल्यूशन वाज कलरलेस, यानी शुरू में दोनों जो है कलरलेस सॉल्यूशन थे। द एच शेप ट्यूब वाज वेट इन वर्टिकल पोजीशन टू अवॉइड द मिक्सिंग, यानी एच शेप ट्यूब को वजन लेते हुए या उसका वेट करते हुए उसको जो है वर्टिकल पोजीशन में रखा ताकि वो उसमें सॉल्यूशन एक दूसरे से मिक्स ना हो। देन द ट्यूब वाज इन्वर्टेड एंड शेक, उसके बाद ट्यूब को जो है इन्वर्ट किया और शेक किया ताकि जो है सॉल्यूशन मिक्स हो जाए, दोनों सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मिक्स होने पर रिएक्शन क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट और HCl जब मिक्स होते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है और नाइट्रिक एसिड बनता है।
जब ये रिएक्शन हुआ तो सिल्वर नाइट्रेट के जो है वाइट पार्टिकल्स यानी प्रेसिपिटेट्स बने, जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन जो कि पहले सॉल्यूशन कलरलेस था उसमें वो वाइट कलर का हो गया। इसमें बोला हुआ है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट ऑफ वाइट कलर द एंटायर ट्यूब बिकम वाइट। द रिएक्शन वाज कंप्लीटेड बाय शेकिंग एंड इन्वर्टिंग द ट्यूब, यानी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए शेक करके उनको इन्वर्ट करके सॉल्यूशन को मिक्स किया। एस शेप ट्यूब वाज वेट अगेन, उसके बाद उस एस शेप ट्यूब का वेट दोबारा लिया गया। इट वाज ऑब्जर्व, ये देखा गया द ट्यूब मास ऑफ द ट्यूब मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन वाज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन, यानी शुरू में जो वेट निकाला था और रिएक्शन के बाद जो वेट निकाला वो दोनों सेम थे। यानी इससे ये साबित हुआ किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या मास तो ना तो बढ़ती है ना कम होती है, ठीक है, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब इसके जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह ये दिया हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट चलते हैं सेकेंड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। Statement given at different samples of same compound always contain same element combined together in same proportion by mass, यानी एक ही जो है एक ही कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल उठाया जाए, यानी अगर पानी के जो है डिफरेंट सैंपल को उठाया जाए तो पानी हमें दरिया से भी मिलता है, समंदर से भी मिलता है, पानी हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर भी कर सकते हैं। एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें हमेशा जो दो एलिमेंट्स होंगे वो सेम एलिमेंट्स होंगे और फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे मास के लिहाज से। जैसे कि एग्जांपल दिया वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स दैट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और ऑब्टेन फ्रॉम रेन, रिवर, वाटर पम्प, इन सब से जो पानी मिलता है। बट इफ़ द प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशो ऑफ 1:8, यानी उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जो कि 1:8 में होता है। जैसे कि हाइड्रोजन H2O है वाटर का फॉर्मूला, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो एक ही ऑक्सीजन था 16 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, इसका सिंपल रेशो आया 1:8। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट पहले पढ़ें। इफ़ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, जब 2 एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, द masses ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी पहले एलिमेंट के जो masses वो चेंज होता है और दूसरे जो एलिमेंट है उसका मास फिक्स रहता है ऑफ द एलिमेंट इन द रेशो ऑफ होल नंबर और सम मल्टीपल, या तो होल नंबर में होता है या कुछ मल्टीपल्स में होता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखें, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 स्टेबल कंपाउंड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखो इसमें इन दोनों में कार्बन सेम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब देखते हैं कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, यहाँ पे भी 12 है, एक कार्बन है। लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, एक ही ऑक्सीजन था तो हमने 16 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हमने 32 लिख दिया। अब ये 16 और 32 का जो है रेशो निकालेंगे तो ये 1:2 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सिंपल होल रेशो कहा जाता है 1:2 को भी, ठीक है। उसके बाद लास्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका स्टेटमेंट जरा देखें। व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट A और एलिमेंट B को आपस में भी मिलाएंगे और उन दोनों को अलग अलग जो है C से भी मिलाएंगे। द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर, जब वो एक दूसरे के साथ जिस प्रोपोर्शन से कंबाइन होता है, शेल बी आइदर द सिंपल रेशो और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, यानी वो एक दूसरे के साथ जिस रेशो से मिलते हैं उसी रेशो के सम मल्टीपल के साथ तीसरे से मिलता है। जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन टू फॉर्म, जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन और हाइड्रोजन मीथेन बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाता है और कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब देखें इधर
अब इस टेबल में देखें, जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है तो यानी CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे देखें, कार्बन पे का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 था, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 आ गया, और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। यहाँ पे देखो, इन दोनों में देखो कार्बन 12 आ रहा है और हाइड्रोजन 2 आ रहा है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 4 आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन 16 आ रहा है, और उसी के नीचे ऑक्सीजन जो है 32 आ रहा है। अब इनका रेशो निकालें, इन दोनों का रेशो निकालें तो क्या आ रहा है 4:12, यानी 4:12। इनको सिंप्लीफाई किया जाए, 4 1 4, 4 3 12, 1:3। इसी तरह इधर वाटर में देखें, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 16 है तो 2:8, 2:16। इनको 2 1 2, 2 2 2 8 16 करें, 1:8। और इसमें देखें 12 और 32 को, 12 और 32 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8। इसमें देख लें ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन ऊपर भी 8 है, कार्बन यहाँ 3 है, कार्बन यहाँ पे भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। इनका रेशियो फिक्स रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स विच इज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12। यानी किसी भी एटम का जो है एटॉमिक मास जो होता है उसका एवरेज मास होता है, उसके नेचुरल आइसोटोप्स के मिक्सचर का एवरेज मास होता है, और उसको कंपेयर किया जाता है कि 12 पार्ट ऑफ C12 यानी कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। इट्स यूनिट इज AMU, इसके यूनिट जो है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो वो कार्बन C12 के जो है 12वें हिस्से के बराबर होता है। इसी तरह अगर हीलियम का एटॉमिक मास 2 है, होता तो 2 नहीं है, 4 होता है। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है तो कार्बन के जो है 12वें हिस्से को जो है 4 से मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर आता है, यानी 4 गुना उससे बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला या सिंपलेस्ट फार्मूला। The formula that shows simplest ratio between the atoms of different element of a compound is called empirical formula। किसी भी कंपाउंड के जो है सिंपल एलिमेंट्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो यानी एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को जो है रिप्रेजेंट करता है, उसको जो है एम्पेरिकल फार्मूला कहा जाता है। जैसे कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 और 6 काटेंगे तो उसको जो है CH लिखा जाता है। ग्लूकोज का C6H12O6 है। अब 6 1 6 6 2 12, 6 1 6 करेंगे तो इसमें CH2O इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। वाटर का जो है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विद एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम एंड टाइप्स ऑफ एटम, या द फार्मूला विच शोज एक्चुअल टाइप एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के एग्जैक्ट तादाद और टाइप्स को जो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का एक फार्मूला भी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ऑलवेज इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला, और n जो है बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो इन्होंने जो है ऊपर वाले ये लाइन जो है उसकी जगह पे मैं डायरेक्ट ये यहाँ पढ़ रहा हूँ, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान एम्पेरिकल फार्मूला मास। सही है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालने का तरीका, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 12 लिख दिया डायरेक्ट, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, और 2 ऑक्सीजन के एटम्स है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 32, 32 प्लस 12 जो है हमारे पास आ गया 44। इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद ग्लूकोज का C6H12O6, 6 कार्बन की मॉलिक्यूल है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और 12 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, 12 मल्टीप्लाई
इसी तरह ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास जो है वो 16 है और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 16 यानी 72 प्लस 12 प्लस 32 96, ये टोटल 180 आता है। वाटर को मॉलिक्यूलर फार्मूला, वाटर देखो H2O है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, इसको AMU में दिखाया जाता है। उसके बाद फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द ऑल द एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ सब्सटेंस। एक फार्मूले में मौजूद जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मासेस को प्लस किया जाए तो उसको जो है फार्मूला मास कहा जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक फार्मूला है, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और क्लोरीन का 35.5 है, तो 23 प्लस 35.5 जो है उसका जो है टोटल करेंगे तो उसका फार्मूला मास आएगा। उसके बाद मोलर मास है। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम। किसी भी मॉलिक्यूल का जो है किसी भी सब्सटेंस का कोई भी एटम हो तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला हो तो फार्मूला मास, उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें AMU के जगह पे तो उसको मोलर मास कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोल। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ a substance expressed in gram is known as मोल। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर मास और किसी फार्मूले के फार्मूला मास को जो है ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको मोल कहा जाता है। और एक मोल में जो है एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स और एटम्स होते हैं, ठीक है, जिसको एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स, फार्मूला मौजूद है अगर वो हाँ ठीक है। दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, राइट। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका गिवन है, ये हम जो है न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब करेंगे, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स। इंशाल्लाह केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं जो है इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दूँ ताकि जो है ये चैप्टर कंप्लीट